आबिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हमने देखा कि पिछले जितने भी अहदाफ थे वो हम पूरे नहीं कर सके और अब नया हदफ आ चुका है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्रीलांसर्स हैं या व्लॉगर्स हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। इस तरह अगर फर्दन फर्दन टैक्सेस बढ़ते जाएंगे तो बाइंग जो कैपेसिटी है आवाम की वो किस तरह से फिर मुतासिर होगी और किस तरह से बढ़ेगी फिर वो। जी, शुक्रिया। देखिए, अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले और उसके दौरान में अपनी सैलरी की बात कर रही थी। जी। जाहिर है हम सब जो सैलरीड क्लास जी। प्रोफेशनल यहाँ पे मौजूद हैं, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि हमें अपनी तनख्वाहों में जो टैक्स देना पड़ता है उसमें रिलीफ कहाँ से मिलेगा। अब अगर कहीं पे कोई रिलीफ की गुंजाइश होगी और वो भी उस तनाज़र में कि ये जो रवा माली साल है उसमें टैक्स का हदफ जो है वो 1 खरब रुपए से पूरा नहीं हो सका, गो के 26% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ, लेकिन अभी भी जो टारगेट था उससे 1 खरब रुपए हम पीछे हैं। अगले माली साल में हमने 2 खरब रुपए का मज़ीद इजाफा करना है अपने टारगेट्स में, जिसका मतलब है कि 3 खरब के नए टैक्सेस जो हैं वो, एक तो ये जो पूरा नहीं हुआ और 2 खरब जो अगला होगा, 3 ट्रिलियन रुपए के नए आपको टैक्सेस चाहिए। उसमें मुझे भी रिलीफ चाहिए, आपको भी रिलीफ चाहिए। उसमें ज़रूरी शोबा जो है वो भी कह रहा है कि फर्टिलाइज़र और जो है उनका सीड और पेस्टिसाइड वगैरह, उस पर जीएसटी में उनको कुछ रिलीफ दे दिया जाए। उसमें इंडस्ट्री भी रिलीफ मांग रही है। तो वो रिलीफ तभी आपको कहीं ना कहीं से और कुछ अफराद को शायद यानी कुछ शोबों को मिलेगा अगर कोई नए लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आएंगे। अदरवाइज तो वो जो 2 खरब के एडिशनल टैक्सेस हैं वो फिर मेरे और आपसे ही निकलेंगे। और हमारे पास तो अब सकत नहीं रही है। हम जो कुछ था वो फिर साइन करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो जाहिर है कि उसमें जो स्पेशली आपके सर्विसेज सेक्टर है जो कि 60% आपकी जीडीपी का बनाता है, उसको टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है। उसमें जो रिटेल सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है। जो एग्रीकल्चर टैक्स है गो कि उसमें लेजिस्लेशन होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कामयाब होंगे वहाँ पे हम टैक्स इकट्ठा करने में, चूँकि एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। किसी भी किसान से ये पूछा जाए कि उसने कितने पैसे खर्चे खाद पे, बीज पे, डीजल पे, पेस्टिसाइड पे, कितनी उसकी फसल हुई, फिर कितने में बिकी और क्या उसको आमदनी हुई, उस आमदनी पे टैक्स लेना वो मुश्किल हो जाएगा। तो शायद उस पर कोई इनडायरेक्ट टैक्स तो लग सकता है, कोई फिक्स टैक्स किस्म का, लेकिन डॉक्यूमेंटेड जब तक उसको नहीं किया जा सकता उससे टैक्स नहीं इकट्ठा होगा। तो फिर यही आपके पास 2-4 सेक्टर बचेंगे जिनसे आप टैक्स ले सकेंगे। और उसमें जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन पे भी जाहिर है कि हर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं आएगा वो, उसमें भी कोई बेस लाइन जो है वो गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगी कि एक अपर लिमिट हो जिससे बियॉन्ड टैक्स लिया जा सके। लेकिन इन सब को जो भी आपकी इकॉनमी ऑफ डॉक्यूमेंट होती है उनको टैक्स नेट में लाएंगे तो मेरा और आपका टैक्स बर्डन कम होगा। वरना बिल्कुल। हम जो कुछ शोबे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा हैं हम ही टैक्स देते रहेंगे, बाकी सब जो है वो टैक्स एग्जम्पशन एंजॉय करके बैठेंगे। आबिद क्यूम सुलैरी साहब, सर आप ये बताइएगा, ये जो 2.7 की ग्रोथ आई है इस वक्त ये इस रवां साल में, कुछ लोग इसको भी डाउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पहले 3 सहमाहियाँ थी उसमें 1.5 थी, तो फिर ये चौथी सहमाही करने के बाद ये 2.7 किस तरह से हो गई। अब आपकी इस पे सर क्या राय है? देखिए, ये प्रोविजनल डाटा होता है जो कि पहले 9 माह का या 10 माह का होता है, इसको रिवाइज किया जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि डिपेंडिंग के जून के नंबर्स क्या हैं थोड़ा सा शायद इसको ये रिवाइज डाउन हो जाए। लेकिन ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो वहाँ पे आप ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में इसलिए हम जाते हैं कि हम दिवालिया होने के करीब होते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है। या आसान लफ्ज़ों में ये एक ऐसी कश्ती होती है जैसे पुराने ज़माने में बहरी जहाज़ जब डूबने लगते थे तो वो लंगर अंदाज हो जाते थे। इसका मतलब है कि वो अपना सफ़र थोड़ी देर के लिए रोक देते थे ताकि जब तूफान थमे तो फिर आगे जाएं। तो पाकिस्तान भी उसी मईशत जो है हमारी, ये उसी बहरानी कैफियत से जो है वो निकल रही है। जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उनको इस वक्त स्टेबलाइज करने का टाइम है। शायद आपको ग्रोथ जो है वो उस तरीके से नहीं मिल सकती, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर में जो नंबर इतने कम आए वहाँ पे पॉलिसी फेलियर रहा है। मैं कोई जो गंदम में सपोर्ट प्राइस सिस्टम का कभी भी हामी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उसको रोका गया पहले अनाउंस करके और उसके बाद जब काश्तकारों ने फसल हार्वेस्ट कर ली
तो फिर उन्हें बताया गया कि उनसे गंदम नहीं खरीदी जाएगी। उससे गंदम की फसल में उनको लॉस हुआ, वही लॉस जो है उसकी वजह से वो कपास, चावल और कमाद पे इन्वेस्ट नहीं कर सके। तो ये तीनों जो बड़ी फसलें थी, इसकी पैदावार में भी नुकसान हुआ। और हमने देखा कि ऑन टॉप ऑफ इट क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमी तगैर और जो पानी की कमी, तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को बड़े बुरे तरीके से हिट किया। तो मुझे गोइंग फॉरवर्ड एग्रीकल्चर में मैं ज़रूर ग्रोथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं, ये हमारा 240 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसकी फूड सिक्योरिटी का मसला भी है कि इन सबको अगर खिलाना है तो फिर जाहिर है कि हमें ज़राअत पे डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें इंपोर्ट करके गुजारा हो जाएगा। अगर हम प्योरली गंदम और खाने पीने की चीज़ें भी इंपोर्ट करने की नौबत हम पे आ गई तो खुदा न खास्ता हम में और श्रीलंका में जो फ़र्क था 2 साल पहले, वो यही था कि श्रीलंका नेट सही। फूड इंपोर्टर था, हमें वहाँ पे एग्रीकल्चर हंगामे के शुरू हो शोबे गए। पर बेहतरी करने की जरूरत है।